सांसदी छोड़ विधायकी को क्यों चुना? यह सवाल कल से उठने लगा है जब से अखिलेश यादव ने सांसदी पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस बार विधायक होकर हर सीट से चुने गए हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति कही जा रही है समाजवादी पार्टी की। यूपी सदन में सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी को घेरने की एक बड़ी रणनीति तैयार कर ली गई है और एक घेराबंदी करके एक ट्रम्प कार्ड चल दिया है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन ये ट्रम्प कार्ड किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी को पछाड़ेगा और किस तरीके से 24 और 27 में करिश्मा दिखाएगा, इसका सवाल भी लगातार बरकरार है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। एक एक करके सबसे पहले उन सभी का मैं आपसे तारुफ करवा देती हूं। अशोक पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है। हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दो खास मेहमान और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले, उन सभी का भी आपसे तारुफ कराएंगे। लेकिन आज बड़ा सवाल है अशोक पांडे जी, देखिए सरकार गठित होने वाली है नई 2.0, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने ट्रम्प कार्ड चल दिया आपके खिलाफ। देखिए आपको बता दें कि इसके पहले भी ट्रम्प कार्ड चले, उन्होंने खेला था। अब लीडर ऑफ अपोजिशन राम गोविंद चौधरी को बनाया था। इस बार वो सदन में जीत के नहीं आ पाए, तो इस बार फिर एक कार्ड खेला है अखिलेश यादव के नेतृत्व में। ईश्वर चाहेंगे तो अगली बार अपने रवैये से अखिलेश यादव जीत के नहीं आएंगे। मेरा ये मानना है कि आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। समाजवादी पार्टी के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है जी। ये कहते हैं पूरा परिवार हमारा समाज है। चाचा जी नेता विरोधी दल, भतीजे फिर वहाँ मतलब विपक्ष में भी मारा, नर्क में भी मारा। मेरा ये मानना है कि आज लोहिया को याद करें। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते थे। डॉक्टर लोहिया कहते थे मुझे शिव का मस्तक, राम की मर्यादा, कृष्ण का हृदय प्यारा है। ये कहते हैं मुझे मुलायम का हृदय, शिवपाल की मर्यादा और राम गोपाल का हृदय प्यारा है। मेरा ये मानना है इससे ऊपर निकलो। निश्चित तौर पे लोहिया के समर्थक हो, गैर कांग्रेसवाद के नायक हो, तो निश्चित तौर पे विपक्ष की भूमिका अदा करो, लेकिन लोहिया को धोखा दे के नहीं, जनता को धोखा दे के नहीं। अच्छा चलिए, आपने बोला कि ट्रम्प कार्ड वो पहले भी चल चुके हैं अशोक जी, और इस बार का ट्रम्प कार्ड उनका कितना कारगर होगा वो आप वॉच इट जरूर करिएगा, क्योंकि सरकार देखिए बनने से पहले ही महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है आपके लिए। हेमंत तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत तिवारी जी देखिए, अखिलेश की राजनीतिक स्तर हम लोग इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2012 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके मुकाबले 100% ज्यादा सीटें इस बार मिली हैं, 10% वोट प्रतिशत उनका बढ़ गया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लापरवाही नहीं दिखाई, बेपरवाही नहीं दिखाई और अपने आप को अब यूपी के सदन में फिट बैठाने का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। आप क्या समझते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक सपा को कितनी मजबूती देगा? देखिए, सही वक्त पर सही फैसला है। हाँ जी, नितांत विशुद्ध राजनीतिक फैसला। जो गलतियां उन्होंने की उसको सुधारने का एक प्रयास है। जो लापरवाही उनसे हुई शायद उसको 2024 के पहले दूर करने की जो गुंजाइश बनती थी उसका लाभ लेने की पूरी कोशिश की है। जब अखिलेश यादव जैसे नेता स्वयं असेंबली में होंगे, हाँ। तो निश्चित रूप से सरकार को घेरने, सरकार पर सवाल उठाने में उनको मजबूती मिलेगी। और आजम खां आप देखिए, वो भी अच्छे ओरेटर हैं, विधानसभा में बहुत अच्छा बोलते हैं जी। तो अखिलेश यादव और आजम खां, भाई पार्लियामेंट कौन छोड़ना चाहेगा जब आपके कुल 5 मेंबर हो, 5 में से 2 ने इस्तीफा दे दिया, अब मात्र 3 बचे। लेकिन आप असेंबली में इसलिए आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार पूरे चुनाव के दौरान शिवांगी कहता था कि अखिलेश यादव ये चुनाव जो है वो गेस्ट पेपर यानी कुंजी से लड़ रहे हैं, ये इम्तिहान कुंजी से दे रहे हैं, पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं दे रहे हैं, पूरी अटेंडेंस नहीं है, जनता के बीच में कम निकले। तो अब एक मौका है और 2 साल मात्र बचे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि सदन में रह करके और सदन में जब रहेंगे लखनऊ तो सड़क पे भी उतरने का अवसर मिलेगा। हाँ। जो राजनीति मुलायम सिंह यादव करते थे, चुनाव हारते थे उसके बाद गुम नहीं हो जाते थे। हाँ, वो जमीन पे उतरते थे, वो इशूज ढूंढते थे, सरकार को घेरते थे, उसके खिलाफ
आंदोलन करते थे। अखिलेश यादव ये सब नहीं कर पाए, इसलिए मैंने कहा कि जो कुंजी से पास किया उन्होंने, पास करने की जो कोशिश की और फेल हो गए, अब वो पूरा सिलेबस 2 साल का उनके पास है, पढ़ने के लिए है, पूरी अटेंडेंस लगाने के लिए, और शायद इसीलिए उन्होंने लोकसभा की जगह विधानसभा चुना है। मेरे ख्याल में ये दूरंदेशी का बहुत सही निर्णय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, हाँ। उसकी कामयाबी का जो स्ट्राइक रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत में जब तक आप जमीन पे नहीं होंगे, जनता के बीच में नहीं होंगे, भाजपा की कमजोरियों को जनता के सामने नहीं उठाएंगे, सदन से लेकर सड़क तक, तब तक जनता आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। वही हुआ इस बार, भीड़ दिखती थी, लोग कहते थे कि अरे अखिलेश यादव आ रहे हैं, नहीं सपा है, लेकिन कहाँ हुआ, नहीं हुआ। जनता भी देखती, आप कहाँ थे कोरोना काल में, आप कहाँ थे, इतने मेजर इश्यूज हुए, इतने बड़े मुद्दे रहे, आप कहाँ थे, महंगाई पे आप कहाँ थे। आप 8 जुलाई 2021 को पहली बार साइकिल यात्रा निकालते हैं जनेश्वर मिश्र की जयंती पर, 10-90 चौराहे लखनऊ से लेकर के जनेश्वर मिश्र पार्क तक। आपको तो लगातार हर महीने, हर हफ्ते जमीन पर रहना चाहिए था। मुझे लगता है कि उनको समझ में आ गया है कि ये सब ऐसे विषय हैं जिस पर जनता उनकी मौजूदगी, उनका वक्तव्य, उनकी सक्रियता देखना चाहती है। अपोजिशन का जो स्पेस खाली जैसा था, उसको भरने का मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है कि विधानसभा चले तो आप विधानसभा में खड़े हो, वहां सवाल उठाएं, वरना सड़क आपका इंतजार कर रही है। लगता है कि 2 साल यही होने वाला है, और अच्छा दिलचस्प माहौल, राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हेमंत जी, एक बात और होगी। हाँ, जी 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 बिल्कुल हेमंत जी, देखिए आपने बताया कि किस तरीके से बहुत बढ़िया गेंद फेंकी है अखिलेश यादव ने, लेकिन अब ये गेंद देख के कितनी मुफीद होती उनके, इसको लेकर बीजेपी सरकार कितनी चौकन्ना रहेगी, क्या इसको लेकर बीजेपी की प्लानिंग रहेगी, क्योंकि अब सदन में अखिलेश वर्सेस सीएम योगी हो रहा है। हमारे 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ महमूद जी आरएलडी से नेता हैं। आरिफ जी आपका स्वागत है। मनोज पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आरिफ जी अब मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए कहा जाता है जब कैप्टन मैदान में हो तो खिलाड़ी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी या गेंदबाजी करते हैं, और अब अखिलेश यादव आ चुके हैं आपके साथ मैदान में बैटिंग बॉलिंग दोनों करने के लिए, कितना फायदा होगा? जी 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 आरिफ जी। हाँ देखिए मैडम, अब जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा पिछला रहा है, वो मुद्दा देखिए वो खत्म नहीं हुआ, वो उन्होंने खत्म किसी भी तरीके से नहीं किया। महंगाई देखिए फिर चरम सीमा पर आ गई, फिर बढ़ती चली जा रही है। नौजवान अपनी जगह पर खड़ा हुआ है रोजगार के लिए, गरीब अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। आप देखिए राशन में भी कटौती इन्होंने कर दिया, अभी 3 महीना इन्होंने एक्सटेंड किया है उसको। तो कोई मुद्दे इन्होंने सॉल्व नहीं किए हैं। हाँ। और हम लोगों के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। हम लोग सड़क पर निकल करके संघर्ष करेंगे 2024 के लिए, और हर उन मुद्दों पर इनको हम घेरेंगे। हमारा गठबंधन जो है वो विधानसभा में इनको घेरेगा। हम सब कार्यकर्ता जितने लोग हैं, हम लोग सड़क पर उतरेंगे और इनकी एक एक कमियों को जनता के सामने हम लोग उजागर करेंगे। जनता जो इस बार इनके छलावे में फिर आ गई भारतीय जनता पार्टी के, कि हम आने वाले दिनों में आपको हम देंगे, आने वाले दिनों में हम आपके लिए नौकरी देंगे, ये देंगे, तो ये सब कुछ देने वाले लोग नहीं हैं। मुद्दा हम लोगों के पास बहुत ही जटिल मुद्दा है, और हम इस पर लड़ेंगे, और निश्चित रूप से 2024 में हम इनको देश की राजनीति से हम लोग बाहर करेंगे। चलिए, आपको ये पूरा भरोसा है कि इस बार देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को आप पछाड़ देंगे। मनोज जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आरिफ जी जैसा कह रहे हैं, और एक तरफ अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि इनका तो दाव चलेगा नहीं, ट्रम्प कार्ड चलेगा नहीं। आरिफ जी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष को मजबूती से रखा जा रहा है, लेकिन आप राजनीति को समझते हैं, जरा आप बताइए ये इतना बड़ा फैसला जो लिया गया है, जो विधायकी को तवज्जो दी गई है, ये किस सोची समझी रणनीति के तहत आपको लग रही है कि सबसे ज्यादा काम कर जाएगी? देखिए, एक तो अब बड़ा स्पष्ट है, जब पिछली बार जो समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी जो एक आंकड़ा होता है, उस आंकड़े के लगभग करीब था। लेकिन इस बार एक मजबूत विपक्ष है, पहली बात। दूसरी बात कि अखिलेश जी इस बार लड़ाई सत्ता की लड़ रहे थे, सत्ता में नहीं आए वो अलग बात है, अखिलेश जी की लड़ाई सत्ता की थी। और तीसरा, अखिलेश जी के, अभी हेमंत जी कह रहे थे कि वो कुंजी पढ़ के परीक्षा दे रहे थे, उनकी अटेंडेंस कम थी। तो वास्तव में राजनीति में और राजनीतिक दलों में
और सत्ता में आने के लिए संगठनात्मक रूप से मजबूती, सदन में आवाज जरूरी है। और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दो धुरी है, तो यदि विपक्ष मजबूत रहेगा तो सरकार भी सचेत रहेगी और विपक्ष की मजबूती से विपक्ष को भी मजबूती मिलेगी। और अखिलेश जी के सदन में होने से भाई दो एक मुख्यमंत्री हैं तो एक पूर्व उप मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो सदन में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे। जब उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे तो हमें लगता है कि वो अपने संगठन को भी मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। और सदन में जो मुद्दे आएंगे उन मुद्दों पर सदन में और सड़क पर दोनों जगह संघर्ष करने का एक उनको अच्छा अवसर मिलेगा। तो राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये सूझबूझ बड़ा निर्णय है और इससे समाजवादी पार्टी को अगर अखिलेश जी इसका पूरा उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और विपक्ष को भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अब अशोक जी देखिए, विपक्ष को फायदा मिलने के बाद हर कोई कह रहा है अखिलेश यादव ने अगर विधायकी को चुन लिया है तो अब अगर वो नेता प्रतिपक्ष भी बन जाएंगे, क्योंकि उम्मीद यही है कि नेता प्रतिपक्ष वो बनेंगे। हालांकि ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन ज्यादातर कयास यही लग रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो बीजेपी की सियासत है उसकी काट है अखिलेश यादव का बड़ा दाव? देखिए आपको बता दें कि हमारी जब से सरकार आई है केंद्र या प्रदेश में जी विपक्ष लगभग खत्म है, मृत प्राय। और लोकतंत्र में विपक्ष का रहना जरूरी है। अगर विपक्ष है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि सशक्त अस्थायी सरकार और एक सशक्त विपक्ष। मेरा ये मानना है कि हम 5 सालों में हमने इस तरह का काम किया कि इन लोगों को 7 वर्षों में 5 वर्षों में कहने का कोई नहीं मौका मिला। राम गोविंद चौधरी जी विपक्ष के नेता थे, अखिलेश यादव से बिल्कुल खराब नहीं थे। उनका एक अनुभव था, 10 बार एमएलए थे लेकिन जनता ने इस बार उन्हें हरा दिया। मेरा ये मानना है कि 5 साल हम इतना काम करेंगे, अंतिम आदमी की आवाज बन के भारतीय जनता पार्टी जैसे उभरी है हम उभरेंगे तो अखिलेश यादव का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन विपक्ष जरूरी है। चलिए, विपक्ष की जरूरत राजनीति को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होती भी है। अशोक जी, हेमंत जी मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए इसमें कोई गुरेज नहीं है कि 80 लोकसभा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आती हैं और शायद इसको ध्यान में रखा भी गया बखूबी सपा की तरफ से इस बार। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी, आपको क्या लगता है कि जो इस बार के 22 के नतीजे थे उसी को ध्यान में रखकर ये बड़ा फैसला ले चुकी है कि हम जल्दबाजी करें अपने जो अभी तक रणनीति उसको बनाने में और सटीक वो रणनीति हो ताकि हम 22 के परिणाम को देखते हुए आगे 24-27 तक एक बेहतर प्रदर्शन कर सके? देखिए एक बात सिद्ध है कि अखिलेश यादव अभी तक इस बड़े चुनाव में जो करो या मरो का कहा जा रहा था जी, उसमें गणितीय राजनीतिक प्रबंधन उनकी प्रायोरिटी थी। जमीनी राजनीति उन्होंने इतने दिनों में नहीं की। मैं यही तो बार बार कहता हूं कि 2017 में आप सत्ता से हटे, उसके बाद आप कितनी बार बाहर आए। ये कोरोना तो अभी शुरू हुआ ना, बिल्कुल 2 साल से कितनी बार आप बाहर आए। ट्विटर से आप नहीं अपोजिशन की भूमिका निभा सकते हैं, जमीन पे गए बकर आप नहीं उठा सकते हैं सवाल सोशल मीडिया से नहीं उठते हैं और खाली मीडिया से नहीं उठते हैं। आपको एड्रेस करना होता है पब्लिक को। और एक अच्छी चीज तो इस बार मुझे कम से कम ये देखने को मिलेगी कि 3 दशक से अधिक समय से मैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में जाता हूँ, कवर करता हूँ। मैं लग रहा है कि बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर होगा कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री भी सदन में आकर बैठेगा। यहाँ एक बड़ी खराब रवायत है कि जब आप सत्ता में रहते हो, 5 साल मुख्यमंत्री रहते हो और उसके बाद आपकी सरकार नहीं आती है, जो उत्तर प्रदेश में एक रवायत सी बनी हुई थी, तो आप अगर इलेक्शन जीतते हो तो भी असेंबली के भीतर नहीं आते हो। तो जब बड़े पद पर रहने वाले कद्दावर लोग असेंबली में नहीं आएंगे तो न तो बेहतर डिबेट होगी, न इशूज पर बढ़िया चीजों देखने को मिलेगी। और सबसे दिक्कत क्या है कि अपोजिशन जो आपने कहा, देखिए अपोजिशन कमजोर होना किसी भी डेमोक्रेसी का बहुत ज्यादा कमजोर होना स्पष्ट सी बात है। बिल्कुल। और इसीलिए बार बार कहता हूं मैं कि अपोजिशन जब ज्यादा कमजोर होता है तो अपोजिशन की भूमिका में तो फिर मीडिया को आना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है इस देश में, इस प्रदेश में। फिर भी एक बात जानिए कि भाजपा इस वक्त जिस तरीके से बढ़ी है, भाजपा लगातार जिस तरीके से नए वोट बैंक क्रिएट कर रही है,
भाजपा जितने प्लान तरीके से इलेक्शन लड़ रही है उसके सामने मुकाबला देने के लिए जो कुछ हुआ ये पर्याप्त नहीं है। अखिलेश यादव की बात समझ में आ गई है। बिल्कुल। लखनऊ में रहेंगे, हाउस में आएंगे, लखनऊ में रहेंगे, वर्कर से मिलेंगे, संगठन के काम देखेंगे, लखनऊ में रहेंगे, बाराबंकी, जौनपुर, फैजाबाद कहीं जा सकते हैं। तो जब तक आप निकलोगे नहीं, जाओगे नहीं, पब्लिक के बीच नहीं रहोगे, यानी मुलायम सिंह यादव वाली राजनीति नहीं करोगे, तब तक आप भाजपा को चैलेंज नहीं कर सकते। भाजपा वो भाजपा नहीं है 90, 95, 2000 के दौर वाली। ये नए तासीर की सियासत करने वाली भाजपा है और 2014 के बाद इसने प्रूव किया है कि कितना कितना इसका स्ट्राइक रेट, सक्सेस का कितना बम्पर है, लगातार जा रहा है। ऐसी सूरत में असेंबली में उनका आना ठीक ही रहा और उनके साथ अगर आजम खां भी वहां बैठेंगे, चूंकि राम गोविंद चौधरी जैसे वक्ता इस बार नहीं है, चुनाव हार चुके हैं और वैसे भी समाजवादी पार्टी में एक दिक्कत तो है कि हाउस के भीतर उनके पास बहुत अच्छे वक्ता अमूमन नहीं होते हैं। वो शिवपाल यादव भी रहेंगे, लेकिन शिवपाल यादव उस तरीके के वक्ता अच्छे ओरेटर नहीं माने जाते हैं हाउस के भीतर। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि न्यूनतम आवश्यकता थी अखिलेश यादव की, जो उन्होंने सच्चाई को समझा और पार्लियामेंट की सीट छोड़ी और असेंबली में रहने का फैसला किया। बिल्कुल। पूरा वक्त ज्यादा नहीं है, काम ज्यादा है। जी बिल्कुल हेमंत जी, देखिए काम बहुत है। जैसे बीजेपी चुनाव खत्म होने से पहले देखिए मैं देखा कि रिजल्ट भी नहीं आया था और अपने प्रचार में जुट गई थी बाकी राज्यों के विधानसभा चुनावों में। वैसे अब सपा ने भी अच्छा जरूर ये फैसला लिया है, लेकिन आरिफ जी मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा ये बताइए, क्योंकि आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है, सेफ सीटें और 10 सीटें सपा ने जीत ली हैं इस बार। रामपुर भी सेफ है क्योंकि आजम खां वहां से सांसद है, तो सेफ सीट थी इसलिए छोड़ दिया आपने और आपको लग रहा था कि अगर दोबारा चुनाव होता है तो हम तो यहां पर जीतेंगे ही। क्या ये भी एक कारण था इसका, इस वजह से आपने बहुत आसानी से फैसला ले लिया या फिर सारी बातों से बेपरवाह होकर लिया गया होगा? नहीं देखिए मैडम, ऐसा है, अब विपक्ष भी अपनी एक रणनीति बनाने पर लगा हुआ है। हाँ। निरंतर बात होती रहती है। हम लोगों की भी माननीय जयंत चौधरी जी से भी बात हुई है, संगठन को धार देने के लिए, संघर्ष करने के लिए, मुद्दों की राजनीति को पकड़ने के लिए। अब एक चीज हेमंत जी बहुत बड़े पत्रकार, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि जब विपक्ष नहीं होता है तो मीडिया को भी आगे आना पड़ता है। तो अब वो चीज हो नहीं पा रही है। ये खुद हेमंत जी कह रहे हैं कि वो चीज हो नहीं पा रही है कि मीडिया एक विपक्ष का भी रूप ले लो, सच्चाई की बात को सामने दिखाए। मगर ये है कि ऐसे नहीं है, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई की भी बात करते हैं, जैसे हेमंत जी हैं, बड़ी पारदर्शिता से आप पक्ष रख रहे हैं अपना हर तरफ से देख करके। तो मेरा ये कहना है कि 2024 के लिए विपक्ष की एक ऐसी रणनीति होगी, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। हम इनको एक एक मुद्दों पर घेरेंगे, हम ये भारतीय जनता पार्टी की। मगर देखिए अब इनकी रणनीति क्या है। हेमंत जी की बात बहुत अच्छी लगी कि आजम खान साहब बड़े अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, सदन के अंदर पक्ष अच्छा रखते हैं। मगर आप देखिए कि आजम खान साहब फिर बाहर निकलेंगे, फिर ये भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ कुचर कर रचेगी कि कहीं ना कहीं इनको ईडी में फंसाओ, फिर इसमें फंसाओ, इनको जेल भेजो। जो लोग सदन के अंदर संघर्ष जयंत चौधरी रहेंगे कि नहीं, ऐसा ना कहीं चले जाए। जी जयंत चौधरी साहब रहेंगे कि नहीं उस गठबंधन में, कब दल बदल के चले जाएं? आप जयंत चौधरी की फिक्र छोड़ दीजिए। अभी 25 सुनिए, अरे सुनिए अशोक भाई, जयंत चौधरी तो रहेंगे इस गठबंधन में। आप अपनी देख लीजिए जरा सा। अभी 25 का दिन जो है शपथ का दिन, अभी 2 दिन बाकी है शपथ के लिए। सुनिए, शपथ के लिए अभी 2 दिन बाकी है। केशव प्रसाद मौर्य जो है विधायकों को लेकर के आपके खिलाफ घूम रहे हैं, वो विपक्ष के संपर्क में हैं। आप थोड़ा सा उसमें भी झांकने की आप कोशिश करिए। जयंत चौधरी जी संघर्ष करेंगे। जयंत चौधरी जी इस गठबंधन के हिस्सा है। और अजीत सिंह का इतिहास रहा है। अब आप भारतीय जनता पार्टी में आप अपना इतिहास देख लीजिए, अपने पदाधिकारियों का, अपने विधायकों का, जो आपसे असंतुष्ट हैं। 100 विधायक आपसे असंतुष्ट हैं, मगर ये हाई कमान इनको जो है समझाने में सफल हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
आप जरा सा अपने गिरेबान में झांक लें कि भारतीय जनता पार्टी मुझे 2025 लगता में है योगी जी को शपथ दिलाएगी या किसी अखिलेश और को भी जी दिला के सकती है। विपक्षी नेता या केशव बनने के प्रसाद बाद मौर्य जयंत चौधरी सीधे का सीधे वो फैसला गठबंधन के रहेगा। संपर्क में है जब हम किसी 93 दूसरे विधायकों को दल लेकर के। से कुछ समझिए अभी आप बहुत मत बोलिए। अच्छा, ये बड़ी बात कह दी अशोक जी। आरिफ जी ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो विधायकों का एक बड़ा संख्या बल लेकर जो है वो गठबंधन के संपर्क में। आरिफ जी कह रहे हैं तो अशोक क्या जी, आप जरा उधर देखिए, तो केशव छिटक जी को जाएंगे? आप संभालिए अपने साथ। ये क्या कहा जा रहा है? क्या आप संभाल नहीं पा रहे? क्या मतलब ये नई बात अभी मैंने सुनी? देखिए, निश्चित तौर पे मैंने इन्हें हाँ। कहा तो कहने के हकदार है। हाँ, देखिए, जयंत चौधरी का इतिहास रहा है विभिन्न दलों का। अरे अपना जयंत चौधरी का इतिहास नहीं रहा है। सुनिए जयंत चौधरी का इतिहास नहीं रहा है। अब आप अपने इतिहास को जो रचने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उस इतिहास की बात करिए जो सारी चीजें उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूम रही है, सरकार के इर्द गिर्द घूम रही है। के बारे में अनर्गल प्रयास जरूर ये लोग कर सकते हैं, लेकिन केशव जी भाजपा के एक कट्टर सिपाही हैं और रहेंगे। तो फिर ये जितनी चीजें सब सामने आ रही है क्यों आ रही है? अच्छा, आरिफ जी, कभी उनको मुख्यमंत्री बनाने उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि कैबिनेट में भी हिस्सा हम उनको नहीं देंगे। अच्छा आरिफ जी, जिस बात का आपने भी दावा किया है कि केशव प्रसाद मौर्य कितने विधायक, आपने बोला कितने विधायकों के साथ? 93 विधायकों के साथ गठबंधन की तरफ जुड़ संपर्क में है, आपने बोला गठबंधन के। ये कहां से इनपुट मिला आपको? नहीं, इनपुट नहीं, ये सत्यता है। अच्छा। ये ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखें, टीवी डिबेट पर बैठ करके बोल रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी खेमे में क्या चल रहा है। हाँ। आप बताइए, 10 तारीख को रिजल्ट निकला, हाँ। 15 दिन बाद आप शपथ लेने जा रहे हैं, अभी तय भी कुछ नहीं है। किसी दिन ये केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री की लाइन में कर देंगे, किसी दिन उनको हटा देंगे, किसी दिन उनको बाहर कर देंगे, फिर कहेंगे अच्छा नहीं इनको कैबिनेट मंत्री हम बनाएंगे, फिर एक हवा आती है कि ये केंद्र में इनको सरकार में मंत्री बनाएंगे जाकर के। तो कहीं ना कहीं इनके खेमे में भी बहुत ही उल्टा पुल्टा सब चल रहा है। हाँ। इसमें इनको देखना चाहिए अशोक पांडे जी को। अशोक पांडे जी, अभी आप 2 दिन का समय बढ़ चढ़ करके मत बोलिए, अहंकार में मत रहिए कि आप सरकार बना लेंगे। हो सकता है गठबंधन के समर्थन से जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार न बना पाए, केशव प्रसाद मौर्य आगे आ जाएं योगी जी को पटकनी देने के लिए। अजीत सिंह जी तो भाजपा में भी रहे सरकार में। अजीत सिंह भाजपा नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्वयं अजीत सिंह को भाजपा में लाने के लिए प्रयासरत रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की थी, तब गए थे, हम अपने से नहीं गए थे। गरज भारतीय जनता पार्टी की थी अजीत सिंह को जी को लाने के लिए। आज भी अमित शाह जी अभी चुनाव में जैन जी के लिए बोल करके आए हैं, इसको भी तो आप देखिए। की स्थिति में आ गए थे। अरे भाई झगड़ा मत अच्छा सुनिए अशोक जी, हेमंत जी को आपने सुना, वो झगड़ा सुन के कह रहे कि भाई झगड़ा मत कीजिए। लेकिन हेमंत, अशोक जी मैं आपके पास आती हूं और हमारे नए मेहमान जुड़ चुके हैं, दिलीप यादव जी प्रवक्ता पीएसपीएल के हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिलीप यादव जी। देखिए पीएसपीएल भी गठबंधन में है इस बार, हालांकि भले एक सीट हो, और आरिफ जी भी हैं आरएलडी से यहाँ पर गठबंधन में सपा के साथ है। तो चर्चा यही है कि गठबंधन के साथ अब केशव प्रसाद मौर्य जा रहे हैं। आरिफ जी ने अभी एक खुलासा किया है कि जो केशव प्रसाद मौर्य है वो चले जाएंगे गठबंधन के साथ। चर्चा हो रही है 93 विधायकों के साथ। जैसा जो है हेमंत जी ने बताया है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो है जो लोकतंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र या उत्तर प्रदेश में जो भी हुआ उस जग जाहिर है वो करती आई है। और केशव प्रसाद मौर्य को हाशिए पे रख दिया गया, जो है पिछले सरकार 2017 में ही रख दिया गया था। अगर केशव प्रसाद मौर्य गठबंधन के साथ आना चाहते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपको खबर है कि वो आने के लिए संपर्क कर रहे हैं? नहीं, आपके माध्यम से पता चला है। आरिफ जी ने भी बताया। आरिफ जी ने बताया, तो आरिफ जी के पास सूत्र होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत बहुत स्वागत है उनका। चलिए ठीक है, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बार फिर से इस बात पर चर्चा होगी कि आखिरकार विपक्ष कितना तैयार है, सत्ताधारी पार्टी विपक्ष की इस रणनीति को लेकर कितनी तैयार है।